आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड लॉज यानी नियम कानून बनाए थे, उसके क्रिटिक्स बोलते थे कि इंडियन इकोनॉमी जितना ग्रो कर सकती थी उतना नहीं हुई थी, बिकॉज ये रूल्स ने बहुत से रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे इंडियन मार्केट में एंटर करने के लिए और एफिशिएंटली काम करने के लिए। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण की हेल्प से इन रिस्ट्रिक्शंस को कम किया गया और नई पॉलिसीज़ बनाई गई। चलिए देखते हैं एक एक करके कि कैसे हर सेक्टर में लिबरलाइजेशन से चेंज आया। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन के करेक्शन के लिए रुपये की वैल्यू को कम किया गया फॉरेन करेंसीज़ के अगेंस्ट। इसको एग्जांपल से समझें तो 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले $1 खरीदने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 17.5 रुपीज़ देने पड़ते थे, बट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद $1 खरीदने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 25.92 रुपीज़ देने पड़ते थे। जुलाई 1, 1991 को रुपये को 9% से डीवैल्यू किया गया था और जुलाई 3, 1991 को रुपये को 11% से डीवैल्यू किया गया। अब सिंस फॉरेन करेंसीज़ के अगेंस्ट रुपये की वैल्यू कम हो गई तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का इन्फ्लो बढ़ गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी रुपये की एक्सचेंज वैल्यू, बट 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद मार्केट डिसाइड करती थी रुपये का एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। अगर रुपये की डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट में तो रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर रुपये की डिमांड कम होगी मार्केट में तो रुपये की वैल्यू कम होगी। रुपये की वैल्यू डिफरेंट फॉरेन करेंसीज़ के अगेंस्ट आप RBI की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी औद्योगिक क्षेत्र में 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले क्या रिस्ट्रिक्शन थे वो देखते हैं, और 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने क्या क्या रिस्ट्रिक्शन हटाए वो देखते हैं। 1991 से पहले किसी बिजनेसमैन को इंडियन गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था कोई नया बिजनेस, इंडस्ट्री या फर्म स्टार्ट करने के लिए। उसको बंद करने के लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था, और यहाँ तक कि कितनी क्वांटिटी में सामान बनाना है उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ता था। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद लाइसेंस नहीं लेना पड़ता था। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था जो कि थे अल्कोहल, सिगरेट्स, डेंजरस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले बहुत से इंडस्ट्रीज़ में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज अलाउड नहीं थी। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया। एटॉमिक एनर्जी जनरेशन और रेलवे में प्राइवेट सेक्टर कंपनी अलाउड नहीं थी। ये सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के लिए रिजर्व्ड थे। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए कुछ गुड्स रिजर्व कर दिए गए थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। वो गुड्स बस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही बना सकती थी, बट 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद ये रिजर्वेशन हटा दिया गया। अब वो गुड्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ भी बना सकती थी। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले कुछ सेलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यानी औद्योगिक सामान की प्राइस फिक्स करने में और डिस्ट्रीब्यूशन करने में गवर्नमेंट का कंट्रोल था। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद ये कंट्रोल हटा दिया गया। अब मार्केट में डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड होगा। फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कमर्शियल बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI रेगुलेट करता है बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस की हेल्प से। जैसे कि RBI डिसाइड करता है कि कितना पैसा एक बैंक अपने पास रख सकता है, RBI इंटरेस्ट रेट्स फिक्स करता है इत्यादि। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हेल्प से RBI को एक रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया गया। अब RBI का काम था इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर को ग्रो करने में हेल्प करना, ताकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिना RBI को कंसल्ट किए भी डिसीजन ले सकें। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया में इंडियन प्राइवेट बैंक्स जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक और फॉरेन प्राइवेट बैंक्स स्टैब्लिश हुए। बैंक्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाकर 74% कर दी गई। बैंक्स अब बिना RBI की परमिशन के नए ब्रांचेस ओपन कर सकती थी अगर वो बैंक्स कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल करती तो। बैंक्स इंडिया और फॉरेन से रिसोर्सेज जनरेट कर सकती थी, बट अकाउंट होल्डर्स और देश की सेफ्टी को देखते हुए अभी भी RBI के पास कुछ कंट्रोल्स थे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FII जैसे मर्चेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स अब इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते थे। फिस्कल पॉलिसी का मतलब है कि एक देश की गवर्नमेंट अपने बजट को यूज़ करके कैसे देश की इकोनॉमी को मैनेज करती है। बजट में एक्सपेंडिचर्स और इनकम होते हैं।
इनकम के लिए गवर्नमेंट टैक्सेशन यूज़ करती है। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि लोगों के इनकम पर और बिजनेसेस के प्रॉफिट पर लगाया जाता है। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद लोगों की इनकम पर जो टैक्स लगता है उसे कम किया जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि अगर इनकम टैक्स रेट ज़्यादा है तो लोग टैक्स नहीं पे करते हैं और टैक्स की चोरी करते हैं। वहीं अगर टैक्स रेट ज़्यादा नहीं है तो लोग खुद से आगे आकर इनकम टैक्स जमा करते हैं और सेविंग्स को भी बढ़ावा मिलता है। कॉरपोरेशन टैक्स यानी निगम कर जो कि बहुत ज़्यादा था उसे भी कम किया गया। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है और हम तब पे करते हैं जब हम मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं। 2016 में इंडिया के संविधान में संशोधन करके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया। जीएसटी को इंडिया में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। अब स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगा सकती थी। जीएसटी को लागू करने के पीछे रीजंस थे कि इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्स की चोरी कम होगी और वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट की फ़िलॉसफी लागू की जा सकेगी। टैक्स रिफॉर्म्स का एक और एम था सिंप्लीफिकेशन। बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस सिंप्लीफाई कर दिए गए ताकि लोगों को टैक्स देने में आसानी हो और टैक्स रेट्स भी कम कर दिए गए हैं। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एम था इंडस्ट्रियल सेक्टर में फॉरेन कंपटीशन को बढ़ावा देना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, फॉरेन टेक्नोलॉजी इंडिया में आए जिससे कि इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थीं उसमें एफिशिएंसी बढ़े और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकें। पहले के वीडियोस में हमने देखा है कि आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक कंपनीज़ को फॉरेन कंपनीज़ के कंपटीशन से प्रोटेक्शन देने के लिए टैरिफ्स और कोटा का यूज़ किया और इंपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की एफिशिएंसी कम हो गई थी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्लो रेट से ग्रो कर रहा था। टैरिफ रेट्स बहुत ज़्यादा थे। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एम था टैरिफ रेट्स को कम करना, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर लगे रेस्ट्रिक्शंस कम करना। इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, उसे हटाया गया। बस जो थोड़े हार्मफुल प्रोडक्ट्स थे और एनवायरनमेंट सेंसिटिव इंडस्ट्री थी उसमें इंपोर्ट के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। अप्रैल 2001 में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स के इंपोर्ट पर से रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया गया। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ यानी निर्यात शुल्क जो कि एक देश उन प्रोडक्ट्स पर लगाता है जो कि एक कंपनी देश के बाहर बेचने के लिए भेजती है, उसे भी हटा दिया गया ताकि इंडिया के गुड्स फॉरेन मार्केट में दूसरे देशों के गुड्स के साथ कम्पीट कर सकें।